इसीलिए भी है ना, तो 12 क्लास टीचर में हाँ भाई, तो हम लोगों ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था वो हम लोगों ने, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो मुझे जल्दी से कोई भी एक बच्चा बता दो कि क्या क्या कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी। पहला, स्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए, सॉरी स्ट्रिक्ट नहीं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, यानी ऐसा रोटेशन जिसमें वो मुड़ ना सके। दूसरा क्या बताया था, ये कब होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन 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 डबल बॉन्ड, इनके बीच ही देखने को मिलेगा। तो दूसरी कंडीशन ये पढ़ी थी। उसके बाद क्या पढ़ा था, और तुम्हें ध्यान हो थोड़ा सा भी तो, उसके बाद हमने बोला था कि कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए, है ना, सेम नहीं लगे होने चाहिए। और उसमें भी अगर मान लो दोनों ग्रुप एक साइड लगे हुए हैं तो सिस बोलते हैं, और दोनों अलग अलग लगे हुए हैं तो क्या बोलते थे, ट्रांस बोलते थे। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर ली है। तो ये हम लोग का सिस और ये ट्रांस आइसोमर है। क्लियर है सभी को कि सिस आइसोमर किसको बोलेंगे और ट्रांस आइसोमर किसको बोलेंगे। तो जब भी कोई पूछेगा सिस और ट्रांस तो इस तरीके से बता सकते हो। अच्छा, सिस देख के क्या पता लग रहा है, दोनों ग्रुप एक साइड है। ट्रांस में दोनों ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है। कोई एक ग्रुप भी सेम साइड हो जाए या कोई एक ग्रुप भी अपोजिट हो जाए तब भी उसको सिस ट्रांस बोलेंगे। ये मत बोलना कि जैसे यहाँ पे ए और ए है और यहाँ पे बी और सी आ जाता मान लो, तो ये मत बोलने लगना कि नहीं ये तो सेम नहीं है। एक भी अगर सेम आ गया तो वी कैन से कि हाँ ये हम लोग का ट्रांस आइसोमर हो या सिस आइसोमर होगा। तो आई होप ये क्लियर है। चलो अब आगे चलेंगे हम लोग। तो आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो यहाँ से लिखना शुरू करो। तो एग्जाम्पल है ब्यूट टू ई। सबसे पहले मुझे कोई बताएगा अपना दिमाग लगा के कि ब्यूट टू ई क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। देखो सबसे पहले तुम्हारी आंखें कहाँ जानी चाहिए, डबल बॉन्ड पे सीधा। कहाँ देखोगे, सीधा डबल बॉन्ड पे। और डबल बॉन्ड देख लो, ये रहा डबल बॉन्ड। सर ये क्या ट्रांस बनेगा इसका तो। नहीं, ट्रांस तो अगर देख सकते ध्यान से, अगर कोई जीआई शो करेगा तो सिस भी बनेगा ट्रांस भी बनेगा, दोनों होगा। पहले ये देखना है कि जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। तो क्या ये जीआई शो करेगा, तो सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। क्या उस पे उस कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो तुम बोलोगे देखो इस वाले कार्बन पे एक सी एच लगा और एक सी एच थ्री लगा है, इस कार्बन पे भी एक सी एच लगा और एक सी एच थ्री लगा है, तो लगे ना अलग अलग ग्रुप, तो बिल्कुल, तो ये जीआई शो करने के लिए एलिजिबल है। इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ये देख के तुरंत ये लिखना आना चाहिए तुम लोगों को, लिख दोगे ना, ये कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड पे अटैच करो सीधा। तो ये रहा डबल बॉन्ड और इसमें सी एच थ्री एच और एच लगा दिया। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन राइट। तो ये क्या हो गया, इसका नाम क्या होगा, सिस ब्यूट टू ई। इसको बोलेंगे सिस ब्यूट टू ई। उसी तरीके से बेटा इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, ट्रांस ब्यूट टू ई, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड। ठीक है, बताओ, नोट कर लो फटाफट जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए। सिस ब्यूट टू इन, ट्रांस ब्यूट टू इन, फटाफट नोट करो। सिस ब्यूट टू इन, ट्रांस ब्यूट टू इन, नोट करो। डन, गुड। अब देख, देख ऐसे सीरियस होकर पढ़ेगा तो निकल जाएगा सब चीज, समझ रहा है ना। ऐसे ही करना है धीरे धीरे। अभी इसमें निकला, आए ना 37, वैसे ही धीरे धीरे मेहनत करेगा तो अपने आप नंबर आते रहेंगे। हर चीज में सीरियसनेस होनी चाहिए इंसान के अंदर। यहाँ पढ़ना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, नंबर आ गए, काम खत्म, टेंशन खत्म। तो कोई टेंशन है एक सब्जेक्ट की नहीं। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा सा मेहनत किया होता पहले से, तो किसी सब्जेक्ट की टेंशन नहीं रहती। तो हर सब्जेक्ट के लिए ऐसे ही थोड़ा सा मेहनत करना शुरू किया, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो। अब ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर इन एल्कीन, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है सिस और ट्रांस की। तो पहला वर्ड देखो क्या लिखा है मैंने, सिस आर मच मोर पोलर देन ट्रांस आइसोमर। अगर सिस और ट्रांस दोनों की बात करो तो जो सिस होता है वो ज्यादा पोलर होता है एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर। अब देखो एक और चीज, कैसे पता लगा भाई पोलर होता है, सुनो, ये है कार्बन और ये है सी एच थ्री। तो इसमें और इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। अब तुम बोलोगे ये भी कार्बन ये भी कार्बन, हम कैसे बताएं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। लेकिन ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पता है क्यों, क्योंकि sp2 है बेटा इधर। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, ट्रिपल बॉन्ड sp।
फिर होती है डबल बॉन्ड sp2, और सबसे कम किसकी होती है sp3 सिंगल बॉन्ड। तो ये भी कार्बन ये भी कार्बन, लेकिन ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। उसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज आएगा बेटा, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिया है तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। कंप्लीटली पॉजिटिव कंप्लीटली नेगेटिव नहीं होता, क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इसका मतलब होता है कंप्लीटली इसने इलेक्ट्रॉन ना तो दिया है ना इसने लिया है, थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया है बस, इसको पार्शियल बोलते हैं। अब सुनो, तो बेटा इसने इससे खींचा, इसने इससे खींच लिया, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, पोलर हो गया। बहुत अच्छा, पोलर का मतलब होता है कि दो एंड पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डेवलप होना। तो यहाँ पे दो एंड है कार्बन और CH3, तो कैसा चार्ज डेवलप हो गया बेटा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, तो इसको हम पोलर बोलते हैं। क्लियर है। तो ये देखो दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है सिर्फ में, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, ज्यादा पोलर हो गया। देख इधर से ये खींच रहा है, इधर से ये खींच रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही हो गया ना। तो सिंस आइसोमर इज मच मोर पोलर, यानी इसका डाइपोल मोमेंट कभी जीरो तो नहीं होगा। डाइपोल मोमेंट जीरो किसका होता था बेटा, तो उसके लिए हमने अलग अलग कहानी पढ़ी थी कि डाइपोल मोमेंट जीरो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का होता है, लीनियर मॉलिक्यूल का होता है, या अलग अलग चीजें पढ़ी थी। अब यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम वे में डायरेक्शन है, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। इसीलिए मैंने क्या बोला है, सिंस आइसोमर आर मच मोर पोलर देन ट्रांस आइसोमर। अभी तुम ट्रांस को देखो फिर एक साथ बनाना, ये है ट्रांस। आप मुझे जल्दी से बताइए इसमें दिमाग लगा के, इसमें और इसमें कौन खींचेगा, कार्बन। तो ये ऐसे खींच रहा है, देख अभी डायरेक्शन बताता हूँ, ये ऐसे खींच रहा है और इसमें ये ऐसे खींच रहा है, तो क्या एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो गए, बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे। तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, लेस पोलर, यानी इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, समझ गए। तो हमेशा याद रखना है, कोई भी पूछेगा सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में ये सब पता होना चाहिए सिस और ट्रांस के लिए, कि पोलैरिटी किसकी ज्यादा है क्या नहीं है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जीरो इसलिए हो गया बेटा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एकदम अपोजिट हो गई ना, जिधर से ये खींच रहा है उसको ये कैंसिल आउट कर दे रहा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ हुआ ही नहीं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। याद आ रहा है NH3 और NF3 में हमने क्या बताया था, NH3 का ज्यादा होता है क्योंकि उसमें सबका डायरेक्शन एक तरफ है, और NF3 में F इवन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था लेकिन उसका कम हो गया था क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो हमेशा याद रखना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, कौन, डाइपोल मोमेंट। और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, विच डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन दोनों का इक्वल एंड अपोजिट हो गया, इसीलिए डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया, और इसमें डायरेक्शन सेम है। हाँ, हाइड्रोजन की डाइपोल नहीं, डाइपोल मोमेंट एक प्रॉपर्टी है जो अलग अलग मॉलिक्यूल शो करते हैं, तो हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि हाइड्रोजन का डाइपोल, हाइड्रोजन का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। जब HCl के साथ कंबाइन है हाइड्रोजन तो उसमें पोलर है, तो वहां डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना बेटा, ट्रांस में एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो कैंसिल हो गया, तो ट्रांस ड्यू टू इन हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट एंड सिस ड्यू टू इन हैविंग सम डाइपोल मोमेंट, जीरो तो नहीं होगा, इसीलिए सिस आइसोमर ज्यादा पोलर होते हैं। बना लो फटाफट जल्दी से, ड्रॉ करो। ठीक है मनन। सो ये चीज हमें क्लियर होगी पहली प्रॉपर्टी। फिर प्रॉपर्टी नंबर 1 था, अब बेटा हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। बोलो क्या बोला है प्रॉपर्टी नंबर 2, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ट्रांस आइसोमर का ज्यादा होता है सिस आइसोमर से। कोई लॉजिक लगा सकते हो क्या कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होगा। देखो चलो, जो इसने पढ़ा वो बोला। एक चीज हमेशा याद रखो, अभी से लेके अब आगे जितने भी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ोगे सबके लिए, ट्रांस मतलब क्या, सिमिट्री। सिमेट्री मतलब क्या, जैसे कोई एक चीज इधर से जा रहा है और कोई एक चीज इधर से आ रहा है, समझ रहे हो, एक चीज इधर से जा रहा है और एक चीज इधर से आ रहा है, तो दोनों के अपोजिट है ना। तो जहां भी सिमेट्रिसिटी होती है ना, वहां पे कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत होता है, समझ रहे हो। और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि किसका क्रिस्टल लेटिस कितना मजबूत है, तो जिसका क्रिस्टल लेटिस जितना मजबूत होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ट्रांस में क्या है, तो ध्यान से समझ, ट्रांस मतलब क्या है, इक्वल अपोजिट। अगर एक इधर से जा रहा है तो एक इधर से आ रहा है, तो बिल्कुल सिमेट्री है। तो जहां भी तेरे को सिमेट्रिसिटी देखने को मिलेगी वहां पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर मजबूत होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जबकि सिस में तो दोनों ग्रुप एक ही बगल है, दोनों भारी ग्रुप एक बगल, दोनों हल्के ग्रुप एक बगल, तो वहां पे सिमेट्रिसिटी का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है बेटा। तो क्या बोलोगे,
ग्रेटर पैकिंग एफिशिएंसी ड्यू टू मोर सिमेट्री, कि ज्यादा सिमेट्री होता है ट्रांस में, जिसके चलते उसकी पैकिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। ये पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है, एक चैप्टर होता था सॉलिड स्टेट, जब 12th से डिलीट हो गया, वो सॉलिड के सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात करता था, कि कौन सा सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, अमॉर्फस सॉलिड, और सॉलिड कितने पास पास मॉलिक्यूल होते हैं ना, सॉलिड का मतलब तुम यही जानते हो, जहां पास पास मॉलिक्यूल होते हैं उनको सॉलिड कहते हैं। उसमें भी अलग अलग तरीका होता है कि कौन कितना पास है, किसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, ये सारी चीजें पढ़ते थे। तो अभी तो बस इतना ध्यान रख लो, ग्रेटर पैकिंग एफिशिएंसी ड्यू टू मोर सिमेट्री, तो हमेशा याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट, कि ये तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए हो गया, मेल्टिंग पॉइंट का रीजन ये देना है कि सिमेट्री ट्रांस में ज्यादा होता है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ट्रांस का। पहले समझ लो फिर नोट कर लेना। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर इज ग्रेटर देन ट्रांस आइसोमर, इसका तो तुम वही आंसर दे दोगे, बिकॉज सिस आइसोमर इज मोर पोलर देन ट्रांस आइसोमर, इसमें देना था वो रीजन जो तू पहले में दे गई। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को दोनों याद रखना है, नोट कर लो फटाफट दोनों जल्दी। नीचे वीडियो को देखो, तो हमने क्या पढ़ा, एक बार ध्यान से फटाफट, कि ट्रांस, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी थी ये, पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली थी। पहली प्रॉपर्टी क्या था, पोलैरिटी के बारे में। तो कौन ज्यादा पोलर था, सिस पोलर था। और वही रीजन यहाँ पे हम देंगे मेल्टिंग पॉइंट में, कि मेल्टिंग पॉइंट किसका, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सिस का, बिकॉज सिस ज्यादा पोलर होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो सिमेट्री ध्यान रखना है, तो ट्रांस का ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी तुम लोगों को एकदम रटी हुई होनी चाहिए। अब तुम्हारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग। जल्दी से इसका सिस और ट्रांस दोनों ड्रॉ करना है, करो ड्रॉ। डबल बॉन्ड पे अटैक करना सीधा, अपने आप ही बन जाएगा। हम्म, हाँ भाई ड्रॉ करो स्ट्रक्चर, मैं चेक कर रहा हूँ सभी का। स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करो और नाम भी बताओ। ये क्या है, रुक जा। सी डबल बॉन्ड सी, ClH, गुड। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मली इसका नाम क्या होता, देख एक CH पे Cl, एक CH पे Cl है, तो नॉर्मली इसका नाम क्या होता, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथीन, सॉरी, होता ना इसका नाम। तो पहले वाला सिस ड्रॉ किया है, ट्रांस किया है, सिस किया है, तो सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। जानवी ड्रॉ कर लिया, दिखा, यही किया है क्या, पहला यही किया है। तो इसका ये सिस हो गया, और ट्रांस कर लो अब, नहीं किया था ड्रॉ, पक्का। ठीक है, ट्रांस भी कर लिया, पहले का सिस हो गया, ट्रांस हो गया, गुड, वेरी गुड। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो सिस ट्रांस, सिस और ट्रांस, तो इस तरीके से यही ड्रॉ किया सभी ने, है ना। ठीक है, तो ये हम लोग इसका बना सकते हैं आराम से, तो कोई सिस ट्रांस ड्रॉ करने के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब पेपर में ऐसे दे देगा, ऐसे दो स्ट्रक्चर बना के, दोनों, बोलेगा बताओ इन दोनों में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, किसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, इसका। और मेल्टिंग पॉइंट, अगर समझ नहीं आया होता ना तो ये भी मुश्किल ही लगता, जब समझ आ जाता तो लगता है हाँ ये इजी चल रहा है, जब समझ नहीं आता है तो लगता है कि हाँ मुश्किल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर यही होता है कुल मिला के, फेस ट्रांस ड्रॉ करना आना चाहिए, और उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। हाँ, तो वो हर बार नहीं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को अच्छे से डिटेल में, ठीक है, कि व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमर और किस तरीके से हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर को समझते हैं और बनाते हैं पूरा। तो देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर की कहानी, ध्यान से समझना भाई। तो ऑप्टिकल क्या होता है क्या नहीं। सबसे पहले तुम्हें ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में समझाते हैं, तो बच्चे बच्चे समझ जाएंगे, बहुत ही आसान काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब ये जो लाइट जल रही है सब, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाइट। इसको बोलते हैं यूपीएल भी। यूपीएल का मतलब होता है अनपोलराइज्ड लाइट, जिसको हर डायरेक्शन में घूमती रहती है, इधर इधर इधर। जो तुम्हारा लेजर टॉर्च होता है ना, वो क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, पोलराइज्ड लाइट होता है, वो अनपोलराइज नहीं होता। तो अनपोलराइज का मतलब जो चारों दिशाओं में फैल रही है। तो ये क्या हो गया, ऑर्डिनरी लाइट, अनपोलराइज लाइट।
अब इसको जैसे ही एक पोलराइजर से पास करेंगे, जैसे निकोल प्रिज्म, ये टॉपिक तुम फिजिक्स में भी पढ़ोगे डिटेल में ऑप्टिक्स के अंदर, पर यहां भी देखो, तो जैसे ही तुम ऑर्डिनरी लाइट थी जैसे बल्ब या सन से आने वाली लाइट, उसको एक पोलराइजर से पास करोगे, ये निकोल प्रिज्म हो गया, पोलराइजर का काम करेगा, तो ये लाइट अब पोलराइज्ड हो जाएगी। कैसी हो गई ये? पीपीएल। पीपीएल का मतलब हो गया प्लेन पोलराइज लाइट। समझ गए यहां तक? ये जो चारों दिशाओं में ऐसे ऐसे भटक रही थी, अब वो कैसे हो गई है? सीधा एक डायरेक्शन में। वो डिपेंड करता है कि पोलराइजर कैसा लिया है। अभी पोलराइजर ऐसा लिया जैसे कैसे स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन हो, अगर कुछ और पोलराइजर लेता तो ऐसे ऐसे भी बन सकती थी, लेकिन किसी एक ही डायरेक्शन में होगी, तो हमारा काम आसान हो गया। अब सुनो ध्यान से, अब यहां से केमिस्ट्री आएगा, यहां तक फिजिक्स है, ठीक है, यहां तक पूरा फिजिक्स है, इसमें डिटेल में पढ़ोगे सब कुछ। अब यहाँ पे अब केमिस्ट्री आएगा। अब हम लेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री का एक सॉल्यूशन, ये रहा। तो केमिस्ट्री का एक सॉल्यूशन ले लिया, कोई भी, अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं। अगर ये सॉल्यूशन इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, और अगर रोटेट नहीं करेगा तो शो नहीं करेगा। अब सुनो कैसे। तो अगर इस प्लेन पोलराइज लाइट को ये दो तरीके से रोटेट करेगा, या तो दाएं या बाएं। तो अगर वो इसको राइट हैंड साइड रोटेट कर देता है, किधर रोटेट कर देता है बेटा? राइट हैंड साइड, तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये बायो वाले बच्चों को पता होता है सब, लीवो डेक्स्ट्रो सब कुछ। और अगर वो उसको लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? लीवियो रोटेटरी। ठीक है, तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है, जिसको माइनस डी और माइनस एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जल्दी बोलो, ये चीज समझ आई कि नहीं? हाँ, तो ये यहाँ पे हमारा केमिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, इसको ड्रॉ भी कर लेना अच्छे से। क्या कहानी है पूरा सुन लो। सबसे पहले कहानी है कि एक ऑर्डिनरी लाइट होगी। अब ये ऑर्डिनरी लाइट, जैसे तुम सन ग्लासेस यूज करते हो, मैंने कल बताया था ना, बात करेंगे हम लोग। तो 3D जो ग्लासेस होती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की ग्लासेस होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो सन से लाइट आ रही हो या इस बल्ब से लाइट आ रही है, कितनी भी डायरेक्शन में आ रही हो, तुम्हारे आंखों तक सिंगल कर देगी वो। उसमें पोलराइजर लगा होता है, ठीक है। और कई लोग बोलते हैं ना कि वो ब्लैक चश्मा, वो जो 100 रुपए में मिल जाता है, उसमें कुछ नहीं, उसमें वो फिल्म लगी हुई होती है, एक नॉर्मल वे में बोलो तो एक पॉलिथीन लगी हुई होती है ब्लैक कलर की, जिससे सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखता है, तो लोगों को लगता है अरे वाह, ये तो बड़ा बढ़िया काम कर रहा है, पर कुछ नहीं। अगर उस ब्लैक को ऊपर देखोगे ना, खत्म हो, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर तुम बहुत अच्छे क्वालिटी का पोलराइजर का लगा चश्मा यूज कर रहे हो, तो तुम सन की तरफ भी ऐसे देख सकते हो। समझ रहे हो? वो पूरे लाइट को क्या करेगा? एक डायरेक्शन में कर देगा। ठीक है, तो ये मेन काम होता है। अब तुम कभी 3-4 लाख रुपए वाली गाड़ी में बैठो, है ना, कोई भी गाड़ी ले लो जो 3-4-5 लाख रुपए की बजट में आती हो, उसमें बैठो और रात को ड्राइविंग करो। ऑल्टो ले लो, चलो, रात को ड्राइविंग करो उसमें बैठ के। आगे से कोई गाड़ी आ रही होगी, ठीक है, तो जैसे ही वो उसकी हेडलाइट आएगी ना, तुम्हारे आंखों में आती है, फिर तुम्हें दिखाई नहीं देता, फिर इधर उधर गिरा के तुम एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता है कई बार। होता है ना, जब सामने से एकदम लाइट कोई मारने लग जाए तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं, आंखों में फोकस आ जाता है। वही तुम बैठो BMW, ऑडी और एकदम मर्सिडीज वगैरह में, उसमें तुम्हारे आगे से कोई लाइट कितनी भी क्यों ना मार दे, तुम्हारे आंखों पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो ग्लास होती है उसमें बहुत अच्छे क्वालिटी के पोलराइजर लगे होते हैं। तो वो कितनी भी डायरेक्शन से लाइट भेजे, तुम्हारे अंदर जो लाइट आएगी वो सिंगल वे में होके आएगी, तो तुम्हारे आंखों पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम एकदम नॉर्मल दिखाई देगा। ठीक है, तो ये फर्क होता है हर चीज का। तो नॉर्मल चश्मा, महंगा चश्मा, नॉर्मल गाड़ी, महंगी गाड़ी, हर चीज का पैसा ऐसे ही नहीं लेता कोई, हर चीज का दाम है उसमें। ठीक है, तो यहाँ अपनी केमिस्ट्री वाली कहानी यहाँ से शुरू हो गई। तो कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पूछे तो बता दोगे? अनपोलराइज लाइट को पोलराइजर से पास किया तो प्लेन पोलराइज लाइट हो गई। इस प्लेन पोलराइज लाइट को अगर हम केमिस्ट्री में सॉल्यूशन के साथ पास करते हैं, अगर ये सॉल्यूशन उसको दाएं या बाएं बगल घुमा देता है तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, और अगर नहीं घुमाता है तो नहीं करेगा। अगर दाएं घुमाता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, बाएं घुमाएगा तो लीवो रोटेटरी बोलेंगे। दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये नोट कर लो पहले फटाफट जल्दी से। इसका बना। हाँ, ये हल्का सा बना लो ना, ऊपर वाला बनाने का जरूरत नहीं है। ये बताया है कि फिजिक्स में पढ़ते हो ना, लाइट EMW वेव्स की तरह चलती हैं, तो वो है। ये बना लो फटाफट जल्दी से ताकि तुम्हें याद रहे। तुम छोटा सा भी बना सकते हो इसको। ठीक है बेटा, सो ये कुछ कहानी ध्यान रखनी है, तो ये तो तुम एक्सपेरिमेंटल वाइज समझ चुके हो। अब कहानी है, जैसे GI के लिए तुमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी ना, कि भाई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, दो अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए, तो इसके लिए भी कुछ कंडीशंस है। तो क्या कंडीशन है पहले समझो फिर नोट करना। पहला है, कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट वन काइरल कार्बन। एक काइरल कार्बन होना चाहिए। अब काइरल कार्बन किसको बोलते हैं?
असिमेट्रिकल कार्बन को, ऐसा कार्बन जिससे 4 अलग अलग ग्रुप लगे हों। वहां कितनी बात हो रही थी? 2। यहाँ पे ऐसे कार्बन को लेना है जिससे 4 अलग अलग लोग जुड़े हों, उसको कौन सा कार्बन बोलते हैं? काइरल कार्बन। तो कोई भी पूछेगा काइरल कार्बन का मतलब क्या है, तो असिमेट्रिक कार्बन जिससे 4 अलग अलग ग्रुप लगे होंगे। जैसे कि ये काइरल कार्बन है क्या? बिल्कुल है। देखो कार्बन से एक ग्रुप लगा, बी लगा, सी लगा, डी लगा, चारों अलग अलग हैं, तो दिस इज कॉल्ड काइरल कार्बन। समझ आया? चाइरल कार्बन मत बोलने लगना, काइरल कार्बन। अब सुनो, तो काइरल कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा? विच इज ज्वाइंड बाई 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप। ये एबीसीडी आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं होने चाहिए। एक भी अगर बराबर हो गया तो वो काइरलिटी को शो नहीं करेगा। ठीक है, तो फटाफट फर्स्ट पॉइंट लिखो और थोड़ा सा काइरल कार्बन के बारे में लिख लो। सुन, काइरल कार्बन पे हमेशा स्टार बनाएंगे हम लोग, तो तुम भी स्टार बना लेना काइरल कार्बन पे। जल्दी नोट करो। डन। कौन? और ज्यादा झूठ बोलती अंबानी बकलावा खाने जाएगी तू। उसकी फैक्ट्री है ना, वो जो मेडिसिन की। करें? चलो, गुड। चाइरल कार्बन मत बोलना। 4 स्टार लगाना है। अरे स्टार लगाना, जैसे यहाँ पे स्टार नहीं लगाया था, ये रहे। तो कभी भी काइरल कार्बन में ऐसा पहचानने के लिए बोलेगा ना, तो स्टार लगा देना। स्टार का मतलब होता है काइरल कार्बन, नोटेशन का मतलब है ये। अब सुनो, क्या ये काइरल कार्बन है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है ये भी बायो वाले पढ़ते हैं 11th में। तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ रहे हो क्या तुम लोग? बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया ना, तो ऐसा पता होगा तुम्हें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। आपने बायो की? नहीं नहीं, केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल्स है 12th में। इसीलिए 11th में खुद पढ़ के आ जाना तो अच्छा रहेगा। बायो वालों का कर्तव्य है ना ये पढ़ाना बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री वालों का थोड़ी है, वो तो ऊपर ऊपर पढ़ाएंगे बस। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या है? नहीं है तो फिर बायो पढ़ने का फायदा क्या हुआ जब समझ ही नहीं आएगा तो? ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये क्या हो गया बेटा? लैक्टिक एसिड हो गया। तो विच यू नीड टू रिमेम्बर। क्या ये काइरल है? बिल्कुल काइरल है, 4 अलग अलग कार्बन लगे हैं। क्या इसमें कौन काइरल है? कौन सा कार्बन? पहले वाले कार्बन को देखो, क्या ये काइरल है? फर्स्ट वाला कार्बन देखो, ऊपर अलग ग्रुप, इधर अलग ग्रुप, इधर अलग ग्रुप, इधर पूरा एक अलग ग्रुप, है ना? अब इस वाले कार्बन को देखो, क्या ये काइरल है? क्यों? बताओ। सीसी क्या सेम है? ये देख ध्यान से, ये कार्बन है, इस पे एक अलग ग्रुप, इस पे अलग ग्रुप, इस पे अलग ग्रुप। ये कार्बन नहीं, ये पूरा एक अलग ग्रुप आएगा, ये पूरा एज अ ग्रुप की तरह काउंट होगा। तो एक काइरल कार्बन हुआ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ, एक कार्बन इन द सेंस बस, सिर्फ ये कार्बन CH3 होता। सिर्फ कार्बन, तो उसके बॉन्ड कौन 4 कंप्लीट करेगा? 4 बॉन्ड तो होने चाहिए ना। CH3 होगा, कुछ तो होगा, है ना? तो
तो अगर CH3 होता तो भी हो जाता कायरल, क्योंकि CH3 और कोई थोड़ी है। ठीक है, ध्यान से समझना इन सब चीजों को। लेकिन मान ली इसके बीच में एक और कार्बन लगा देता, बीच में इसके और इसके बीच में एक और कार्बन होता, वो कार्बन फिर कायरल होता नहीं, क्योंकि उसके ऊपर भी उतना ही ग्रुप दिखता, नीचे भी उतना ही ग्रुप दिखता। हाँ, तो सेम हो जाते हैं ना, तो फिर कायरल कैसे होता? समझ रहा है? यहाँ पे दोनों कायरल हैं। मतलब इस कार्बन को देख ध्यान से, फिर से बता रहा हूं, देख इधर, ये कार्बन देख ध्यान से, एक अलग ग्रुप, अलग ग्रुप, अलग ग्रुप, और ये पूरा एक ग्रुप की तरह काउंट होता है। सुन लो ध्यान से इधर, ये जो पूरा है ये एक ग्रुप की तरह काउंट हो रहा है। एक ग्रुप, एक ग्रुप, एक ग्रुप, और ये पूरा एक ग्रुप। समझ रहे हो? उसी तरीके से जब आप इसको लेते तो ये पूरा एक ग्रुप की तरह काउंट हो जाता। ठीक है, बोल। हाँ, तो वो कायरल नहीं होता ना। मान ली कार्बन होता है यहाँ पे, और एक और कार्बन होता है ऐसे, तो ये वाला जो कार्बन होता उसके नीचे भी ऐसा ही ग्रुप है, उसके ऊपर भी ऐसा ही ग्रुप है, तो कायरल कैसे होता वो? कार्बन अलग कैसे होते हैं? समझा नहीं बात को? मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक कार्बन होता बीच में, अब इस कार्बन से इधर कुछ और जुड़ा होता, इधर कुछ और जुड़ा होता, लेकिन इधर तो ये इससे जुड़ा होता, ऊपर ये इससे जुड़ा हुआ होता, तो ऊपर का ग्रुप भी सेम ही है और नीचे का ग्रुप भी सेम ही है, तो कायरल नहीं होता। हाँ, अगर ऐसा सेम होता तब, इसमें है नहीं 3 कार्बन, मैं जब बात बोल रहा हूं तो पूरा ग्रुप ले सकते हो तुम। ठीक है, सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। समझ गया ना? तो ये कायरल कार्बन को थोड़ा सा ध्यान रखेगा बेटा। तो कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट वन असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, जिसको कि हम कायरल कार्बन बोल रहे हैं। ठीक है, एक कोई भी एग्जांपल बना लो बेटा जिससे तुम्हें याद रहे, जल्दी बना लो, कोई भी एक बना लो। और सुन, इसको हमेशा ऐसे बनाया कर, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने ऐसे बना दिया है, बॉन्ड को ऐसे ही बनाया कर, है ना? ठीक है, बनाओ बेटा। बेटा कोई भी एक एग्जांपल लिख ले। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट वी हैव सेकेंड कंडीशन, देखो क्या लिखा है, कंपाउंड डज नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री दैट इज पीओएस एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो कंपाउंड के पहले समझ लो फिर नोट कर लेना, कंपाउंड के पास कोई भी पीओएस नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या होता है मैं समझाता हूं। जैसे ये एम है बेटा, तो ये एम को क्या करोगे, ये एम जैसे है, इसको अगर तुम इधर भी रखो तो क्या प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री सेम होगा? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ए को ए ही दिखेगा, डब्ल्यू डब्ल्यू ही दिखेगा, ओ ओ ही दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा ना। कभी ऐसा तो नहीं होता कि एम तुम्हें ऐसे दिखने लग जाए उल्टा एम। अब जिसकी बात कर रहा हूं मैं पहले, हाँ हाँ, लेकिन ये इसकी बात हो रही है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब सुनो, इसमें मैं दो तीसरी चीजें क्या बताता हूं, कि जो भी अकाइरल होंगे, एक सेकंड, हाँ, जो भी अकाइरल होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, इनएक्टिव सॉरी, और जो काइरल होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब सुनो क्या लिखा है, कंपाउंड डज नॉट हैव, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। जैसे ये पी है बेटा, अब पी कैसा दिखेगा? ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, और बताओ मेरे को, आर कैसा दिखेगा? ऐसा। एल कैसा दिख रहा है? ऐसा। क्यू कैसा दिख रहा है? मैं ये दिखाने का मतलब ये नहीं है कि एम को अगर शीशे के सामने रखोगे तो एम उल्टा नहीं दिखेगा, मैं बस बता रहा हूं कि जिसका मिरर इमेज भी वैसा ही दिखे जैसा कि वो है, उसको तो हम बोलेंगे अकाइरल मॉलिक्यूल, और वो ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव। और जिसका मिरर इमेज बदल जाए, मिरर इमेज अलग दिख जाए, उसको हम बोलेंगे काइरल मॉलिक्यूल, और वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कंडीशन में कि जो उसका जो मिरर इमेज है वो दिख रहा है या नहीं। अगर मिरर इमेज जैसे पीस की तरह दिख गया, जैसे ये देखो ये ऐसे है, इसका मिरर इमेज क्या होगा? यही होगा ना इसका मिरर इमेज। तो ये हो गया, ये इधर है, ये इधर है, तो ये इसका मिरर इमेज हो गया। तो अगर ये चीजें पाई जाती हैं तो बोलोगे काइरल मॉलिक्यूल और ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर नहीं हुआ तो अकाइरल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कोई भी दो एग्जांपल लिख लो बस इसमें से, या एक भी लिख सकते हो, लिखो, फिर मैं अभी समझाता हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी। पहले ये लिख लो,